बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, इसका टाइटल है एसी जनरेटर। ये जूम मीटिंग जो हमने की थी उसमें थोड़ा सा मैंने आपको इसका आइडिया दिया था किस तरह का होता है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, लेकिन डिटेल से मैं यहाँ पे आपको पेज के ऊपर बता देता हूँ इसकी इक्वेशंस और मैथमेटिक्स किस तरह से डेवलप होगा। एक करंट, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। एक करंट जनरेटर इज़ ए डिवाइस that converts mechanical energy into electrical energy। ठीक है जी, इसका फंक्शन ये होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि हम एनर्जी जिस फॉर्म में उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बाय मैकेनिकल मींस ऑफ सोर्स। मैकेनिकल का ये हो सकता है कि जिस तरह जनरेटर में जो बड़ी टरबाइंस है वहाँ बिजली पैदा की जाती है, स्टीम से पैदा की जाती है, पानी उसके टरबाइन के विंग्स पे गिरता है तो कॉइल घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, अब उस केस में हम जो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाटर है। ठीक है, वो मैकेनिकल सोर्स है उसकी जनरेटर का, और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिकल सोर्स का मतलब है। अच्छा, यहाँ पे हम इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, ये मैग्नेट है, ये जिसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉर्थ टू साउथ इस तरह से ट्रेवल करेंगी। ये है जी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, इस तरह से लेट्स सपोज ये ट्रेवल कर रही हैं और कॉइल इस तरह से रोटेट कर रही है। ठीक है, ये इसका ओवरव्यू है थोड़ा सा। ये दो मैग्नेट हैं, दरम्यान में हमने कॉइल रखी हुई है, और ये जो रेड में है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, और कॉइल अभी इस ओरिएंटेशन में है। ठीक है, इस ओरिएंटेशन में नहीं है, कॉइल इस ओरिएंटेशन में है। और जैसे ही हम कॉइल को रोटेट करवाएंगे बाय मैकेनिकल जो सोर्स यूज़ करते हुए, तो कॉइल जैसे इस तरह रोटेट करेगी तो उसमें ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, जिसको हम फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी में की फॉर्म में हासिल करते हैं। तो आपकी बुक पे जो डायग्राम बनी है 15.15, इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि ये हम दोनों डायग्राम्स बना के फिर दोनों को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनका क्या मतलब है। अच्छा, ये देखिएगा, ये हमारे पास जो डायग्राम है, जो पहले डायग्राम थी ये वाली डायग्राम, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें कि इसके अंदर कॉइल के अंदर इस कॉइल को हमने खुद रोटेट करवाना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जैसे ही कॉइल को रोटेट करवाएंगे तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगी। ठीक है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस लेबल कर लेते हैं यहाँ पे इसके साइड्स ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम साइड ए और डी के दरमियान जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, डी और सी के दरमियान प्लस सी और बी के दरमियान प्लस बी और ए के दरमियान। ठीक है, इन चारों जो साइड्स के दरमियान इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, हम सबको बारी बारी कैलकुलेट करके सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा जो कॉइल के अंदर जनरेट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड डायग्राम में यह है कि ये दो मैग्नेट हैं, उसी तरह दरमियान में कॉइल रखी हुई है, और कॉइल का ये ओवरव्यू जो है वो इस तरह से टॉप व्यू हमें दिखाया गया है इसका। ठीक है, जिस तरह ये है ना, इसकी नीचे वाली साइड ए और बी, आप ये समझ लें कि इसको हमने इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से इसका टॉप व्यू दिखाया गया ये वाला ए और बी। और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है और ये इसकी वेलोसिटी है, ये दरमियान में एंगल है, एंगल थीटा। ठीक है जी, तो अब हम इसको देखते हैं कि फ्लक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये याद रख लेते हैं हम, इसकी साइड्स ए और बी के दरमियान, बी और सी और डी, और ए और डी, मतलब इंड्यूस्ड डीएमएफ साइड ए बी प्लस ये टोटल आ जाएगा इंड्यूस्ड डीएमएफ साइड ए और बी के बाद साइड बी और सी प्लस साइड सी और डी प्लस साइड ए और डी। इन फोर साइड्स के लिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करके चारों को जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन की। जो इक्वेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो किसके इक्वल होती है, फाई इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा।
ठीक है जी। ये जो एंगल थीटा है ये किस किस के दरमियान होता है, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है। थीटा इज बिटवीन वी एंड बी। ठीक है, जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल एग्जिस्ट करता है उसको हम एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं इस कॉइल में एंगल थीटा कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वेलोसिटी की ओरिएंटेशन क्या होगी। अच्छा, अब हम ये एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कॉइल रोटेट कर रही है, कॉइल इस तरह से रोटेट कर रही है इस पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, इस तरह से लेट्स सपोज ये इस तरह से रोटेट कर रही है पूरे मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। तो अब हम किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, मतलब इसको हम पॉज करते हैं थोड़ी देर के लिए, और हम फिर उस लम्हे के लिए, उस सिचुएशन के लिए, जिस सिचुएशन पे हमने उसको रोक दिया, कॉइल को पॉज किया, उस सिचुएशन पे हम इसकी चारों साइड का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वैसे तो घूमती हुई कॉइल का तो फ्लक्स आप किसी भी समत में कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब तक कॉइल घूमती रहेगी उसका एंगल चेंज होता रहेगा, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कैलकुलेशन में एंगल कौन सा यूज़ करना है। तो इसीलिए इसकी डेरिवेशन के दौरान ये हमने इंश्योर करना है कि कॉइल जो है वो किसी एक पॉइंट पर रुकी हुई हो, और उस पॉइंट के ऊपर फिर हम इसकी जो चारों साइड्स हैं उनके लिए फ्लक्स की जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं ए, बी और सी और डी का। अच्छा, ए और बी का किसके इक्वल होगा, वी बी एल साइन थीटा। ठीक है जी, फ्लक्स की ये इक्वेशन हो जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ की ये इक्वेशन हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन में थीटा देखते हैं कि थीटा किस किस के दरमियान है। अब ये अगर हमारे पास साइड है ए और बी, अच्छा अगर ये इस तरह से है, इस तरह से वर्टिकल है, ठीक है, जिस तरह मेरा हाथ है इस तरह वर्टिकल बिल्कुल हमने रखा हुआ है इसको, इस तरह से ये स्टेशनरी है। अच्छा, अब अगर ये इस तरह से रोटेट कर रही है तो इसमें देखिएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो पेंसिल की डायरेक्शन में इस समत में है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी उसी डायरेक्शन में ही है। ठीक है, इसकी जो ये वाली जो वेलोसिटी है वो भी उसी डायरेक्शन में ही है, और इसका दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या बन रहा है, एंगल 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है जी, इस चीज़ को हम इस तरह से समझ लेते हैं कि ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है समझने के लिए कि एंगल 0 किस तरह से बनता है। अब ये देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं ये इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब ये अज्यूम कीजिए कि ये जो छोटी कॉइल है ये इस तरह से घूम रही है। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट के ऊपर वो इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आउट ऑफ पेपर है, तो इसकी वेलोसिटी इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस डायरेक्शन में है। इसी तरह आप ये भी अज्यूम कीजिए ये जो कॉइल है इसको हमने इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो ये जो नीचे वाली साइड है इस पे जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन बनेगी, मतलब जब ये साइड आएगी इसमें वेलोसिटी की भी यही डायरेक्शन बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, इसलिए दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री आएगा। सी और डी साइड दोनों के लिए एंगल 0 डिग्री आएगा। फाई ए और बी वी बी एल साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 के इक्वल हो गया, तो ये आपके पास टोटल जो आंसर है सारे का सारा ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब हम जो सेकंड लेंथ है उसको हम देख लेते हैं। सेकंड है सी और डी का भी वही आंसर आएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन भी एग्जैक्टली वही बनेगी सी और डी, तो सी और डी का भी 0 हो गया। अब ए और बी इज़ इक्वल टू सी और डी इज़ इक्वल टू 0। इन सब पे मतलब जो ये दो साइड्स हैं इनके लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो 0 के इक्वल होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ इन दो साइड्स के लिए क्रिएट नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम जो बाकी की जो दो साइड्स हैं उनकी बात करते हैं, साइड ए डी और बी और सी की। जो साइड ए और डी है, अब देखिएगा जैसे ही कॉइल इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और इसकी जो वेलोसिटी है ये वाली, इसकी ए और डी और साइड ए डी और सी और बी या बी और सी। अच्छा, अब ये कॉइल अगर इस तरह से रोटेट करती जा रही है तो इसका जो एंगल है, मतलब जो इसका जो एज है इसका एंगल इस तरह से चेंज होता जाएगा। मिसाल के तौर पर ये वेलोसिटी है तो इसका एंगल इस तरह से चेंज होता जाएगा। तो इसकी मदद से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अच्छा ठीक है जी, अब हमारे पास जो फ्लक्स है वो किन किन साइड्स के लिए क्रिएट होगा, बी सी एंड सी ए या ए सी। ठीक है, इन दो साइड्स के लिए हमारे पास सिर्फ फ्लक्स की वैल्यू आएगी। तो अगर हम साइड सी और बी या बी और सी के लिए कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू आ जाएगी वी बी एल साइन थीटा। इसी तरह जो फ्लक्स ए और सी साइड के अलॉन्ग होगा वो भी किसके इक्वल होगा, वी बी एल साइन थीटा। अच्छा, अब हमने जो चारों फ्लक्स आए उनको जमा करना है।
ठीक है। जो हमारे पास मेन इक्वेशन आई थी ये वाली, ये जो मेन इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर 1 2 3 और 4 इन इक्वेशंस के अंदर हमने फ्लक्स को दो साइड्स ज़ीरो थी, जिसमें ए बी और सी और डी, ये इन दोनों का फ्लक्स ज़ीरो था। अब बाकी हमारे पास सिर्फ इनका फ्लक्स रह गया, इन दोनों को हमने ऐड एडजस्ट करना है। ठीक है जी। अब इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस वी बी एल साइन थीटा प्लस वी बी एल साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड अप करते हैं, ये आ जाएगा 2 VBL साइन थीटा। ये हमारे पास इसकी ईएमएफ की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो ईएमएफ की इक्वेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आई है, ये उस वक्त वैलिड है जब हमारे पास कॉइल का सिर्फ एक लूप है। तो उसके अंदर जितना भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा उसकी अमाउंट इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें वी वेलोसिटी है, उसकी जिस वेलोसिटी से वो घूम रही है कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल उसकी लेंथ होगी कंडक्टर की, और साइन थीटा दोनों के दरमियान एंगल है। मतलब कि किसके दरमियान एंगल है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। फॉर एन लूप्स हम इस तरह से लिख लेते हैं 2n VBL साइन थीटा। ठीक है, अगर n लूप्स हमारे पास हों तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करके लिखते हैं। जो v है वेलोसिटी, ये किसके इक्वल होती है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो कॉइल है वो सर्कुलर डायनेमिक्स में घूम रही है, सर्कुलर मोशन में घूम रही है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है तो उसकी जो डायनेमिक्स है वो हम सर्कुलर मोशन के अंदर ही स्टडी करते हैं। ठीक है, जो सर्कुलर जो उसकी डायनेमिक्स होती है, हम उसकी मोशन को उस फ्रेम के अंदर आकर स्टडी करते हैं। तो इस कॉइल को हमने इस वेलोसिटी, ये जो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको पुट इन इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं। फाई इज इक्वल टू 2n, v की जगह पे इसकी वैल्यू आएगी आर ओमेगा b और l। ठीक है, साइन थीटा, ये आ जाएगी इक्वेशन 2n आर ओमेगा बी एल साइन थीटा। ये हमारे पास फैक्टर आ जाएगा पूरा। अच्छा, अब इसको इक्वेशन को फर्दर हम अरेंज करते हैं, n 2RL को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ओमेगा बी और साइन थीटा। अच्छा, अब देखिएगा आपकी बुक पे एक डायग्राम बनी है पेज नंबर 98 पे। वो डायग्राम कुछ इस तरह से है। अगर हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, ये डायग्राम को, ये कॉइल है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका एक्सिस है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, और ये वाली इसकी लेंथ है। अब अगर इस कॉइल का ये सारे का सारा एरिया हमने कैलकुलेट करना हो तो वो किसके इक्वल होगा? इसकी विड्थ के मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ के। इसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब 2R मल्टीप्लाई बाय L। तो इनको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब ये देखिएगा 2RL ये किसके इक्वल है? इसके एरिया के इक्वल है। तो NA ओमेगा बी साइन थीटा इस ये किसके इक्वल हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आ जाएगी NA ओमेगा बी साइन थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी कंप्लीट एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद हम फर्दर शुरू करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन आई थी लास्ट पे, इज़ इक्वल टू NA ओमेगा बी साइन थीटा। अच्छा, जो थीटा जो है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 में पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक में। इसको हम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। फाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, थीटा की जगह पे आप ओमेगा टी को पुट कर दें, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आई है इसका मैक्सिमम आंसर कब आएगा? मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब हमारे पास जो साइन है ओमेगा टी है इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होने का मतलब है यहाँ पे जो ओमेगा टी या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी वैल्यू 90 होगी, साइन 91 के इक्वल होगा। तो फिर हमारे पास इसकी इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो साइन ओमेगा टी है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास जो फिर ये इक्वेशन बनेगी NA ओमेगा बी
1 इज़ इक्वल टू एन ए ओमेगा बी। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अच्छा, अब ये देखिएगा जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम, जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, जिसमें हमने इसकी वैल्यू जो है 1 पुट की है, उसको हम एप्सिलॉन नॉट से इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, एन ओमेगा ए बी। हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये इसकी है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को इस इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट कर दें, इस इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट करें और फिर देखेंगे इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनता है। एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू, अब ये देखिएगा ये एन ओमेगा ए बी की जगह पे आप सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ये एन ओमेगा ए बी ये किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के। एन एप्सिलॉन भी एन ओमेगा ए बी के इक्वल, तो इसका मतलब है जो यहाँ एन ओमेगा ए बी है इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा एप्सिलॉन, साथ इसकी आ जाएगी, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है जी, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। जब कोई कॉइल मैग्नेट के दरमियान घूम रही होती है तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इसी इक्वेशन को हम अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय आर, मतलब अगर हम इस इक्वेशन को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, सारी इक्वेशन को, इसको भी डिवाइड कर दें आर से, इसको भी डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, जो एप्सिलॉन और आर, ये चीज़ क्या है हमारे पास, जो एप्सिलॉन नॉट है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इसको हम वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर, ये किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, वी इज़ इक्वल टू आई आर, तो वी ओवर आर इज़ इक्वल टू आई। तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय आर या इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के, आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी कि इंड्यूस ईएमएफ इस अमाउंट में क्रिएट होगा उस कॉइल के अंदर, और उसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट की और इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट होगा उसकी ये वाली वैल्यू होगी। तो ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अच्छा, अब हम इसकी ओरिएंटेशन देख लेते हैं। इसकी ओरिएंटेशन किस तरह से है। लेट्स सपोज ये हमने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, ये कॉइल है, ये डिफरेंट उसकी ओरिएंटेशंस हैं। ये इसकी ओरिएंटेशन इस तरह से है कि जिस तरह मेरा हाथ है ये इस तरह से वर्टिकली अलाइंड है, ठीक है, और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस भी इस डायरेक्शन में है। ये बुक पे डायग्राम बड़ी क्लियर बनी हुई है, और वेलोसिटी जो है, जो ये वाली साइड है इसकी वेलोसिटी ज़ाहिर है ये इस तरह से घूम रही है। तो अगर हम इसकी देखें ना, इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इसी समत में होगी, इसी तरह से, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो ये भी इस डायरेक्शन में है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी ये ओरिएंटेशन आती है, उसके बाद इसकी ये ओरिएंटेशन आती है, उसके बाद फिर इसकी ये ओरिएंटेशन आ जाती है, और फिर उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। जब अभी वर्टिकल लाइन है इस तरह से, ये ओरिएंटेशन है। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है, और जो ये वाली साइड है, ये वाली एज, इसकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो भी इसके जो टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ को हम कहते हैं वो भी इसी डायरेक्शन में ही है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वेलोसिटी के दरमियान, और इसकी ये वाली साइड जो ये वाली जो साइड है इसके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल ज़ीरो के इक्वल है। एंगल ज़ीरो के इक्वल होगा तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी या इंड्यूस्ड ईएमएफ उसकी अमाउंट ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि वो किसके इक्वल होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। अगर थीटा ज़ीरो है तो ज़ाहिरी बात है ये सारा फैक्टर ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद ये पहले इस ओरिएंटेशन में थी, अभी इस डायरेक्शन में लाइन होती है। अभी उस डायरेक्शन में लाइन होगी तो ये देखें कि ये जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जा रही है, इनटू द प्लेन। वेलोसिटी की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 बन रहा है। ठीक है, जब एंगल 90 पुट करेंगे तो आपके पास जो करंट की वैल्यू है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू वो मैक्सिमम आएगी, और इसको हमने यहाँ पे मैक्सिमम को इस पॉइंट पे मार्क किया, भाई ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। किस एंगल पे आएगी, ये हमने लिखा हुआ एंगल, ये ऊपर हमने लिखा हुआ एंगल π/2 या 90। अच्छा, उसके बाद पहले ये थी, फिर ये थी, अब इस तरह से आ रही है। अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, और ये जो वेलोसिटी उसकी इस ये वाली डायरेक्शन है। अब दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, दोनों के दरमियान एंगल 180 का बन रहा है, और 180 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज़ीरो आती है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज़ीरो होगी।
उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट फिर इस तरह से सीधी आ जाती है इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस तरह से आ जाती है, मतलब इसकी ओरिएंटेशन इस तरह से आ जाती है बिल्कुल प्लेन। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी ये डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी जो है वो आउटवर्ड है, आउट ऑफ द प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। अब भी दोनों के दरमियान एंगल है वो 90 बन रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जैसा अगर ज़ीरो से हम अपना एंगल स्टार्ट करें, पहला एंगल था ज़ीरो, यहाँ पे एंगल ज़ीरो था, फिर यहाँ पे एंगल 90 हो गया, फिर यहाँ पे 180 हो गया। उसके बाद जो ये वाला एंगल बन रहा है इस तरह से ये 270 है। तो साइन 270 पुट करें, उसकी वैल्यू -1 आती है, मतलब इस ओरिएंटेशन पर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन नेगेटिव में होगी, नेगेटिव -1, ये नेगेटिव की वैल्यू, मैक्सिमम ये वाली वैल्यू है। उसके बाद दोबारा जब इस पोजीशन में वापस आएगी तो दोबारा इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। कंप्लीट रोटेशन 2π बनेगी, और 2π इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपकी बुक में ये उन्होंने डिटेल से ये एंड वाला जो पैराग्राफ है वो लिखा हुआ है पेज नंबर 99 पे, ठीक है। और इसमें ओरिएंटिंग ग्राफ बना हुआ है और कॉइल की ओरिएंटेशन का और करंट का, कि कॉइल की ओरिएंटेशन किस तरह से होगी और करंट का क्या जो है वो एंगल बनेगा। तो इसको एक दफ़ा मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको पेज से बता देता हूँ। ठीक है जी, ये आप कंसिडर कर लें कि ये कॉइल है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये वाली ये कॉइल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। पहली इसकी डायग्राम ये वाली जब एंगल 0 है, उसके बाद ये एंगल बनेगा, इसका ये ओरिएंटेशन आएगी, फिर तीसरे में ये ओरिएंटेशन आती है, फिर उसके बाद ये ओरिएंटेशन आएगी, और दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन इसकी इस पॉइंट के ऊपर आके रिस्टोर हो जाती है। तो अगर हम एंगल इसके देखें तो ये वाला जो एंगल है इसकी वेलोसिटी देखें, जब ये वाली साइड नीचे जाती है तो इसकी ये वाला एंगल होगा, इसका वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और इसकी वेलोसिटी इस साइड की इस डायरेक्शन में है। तो ये जब नीचे जाएगी इस पोजीशन के ऊपर, जब है ये वाली कॉइल इस पोजीशन पे है, अब आप देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इसकी वेलोसिटी बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में ही है। तो इस केस में दोनों के दरमियान एंगल 0 है। जब ये यहाँ पे आएगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की जानब है, इस एज की वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 है। जब ये वाला एंगल तीसरी पॉइंट पे यहाँ पे आएगा, देखिएगा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। उसके बाद ये यहाँ पे आ रहा है, मैग्नेटिक इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और ये वाली ओरिएंटेशन दोबारा से इस पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। तो ये एक रोटेशन कॉइल की होती है, और आपके पास ये एक चक्कर बनता है अल्टरनेटिंग करंट का। इसको हम मतलब ये जो हमें करंट की आउटपुट फॉर्म मिलती है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या एसी करंट कहते हैं, ठीक है। और ये वो करंट है जो घरों में सप्लाई की जाती है, और इसकी अमूमन जो फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है वो 50 हर्ट्ज़ है, मतलब 50 दफ़ा ये अपना साइकिल जो है वो चेंज करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये 50 दफ़ा अपना साइकिल चेंज करती है। तो ये आपके पास इसका सारा मैकेनिज़्म है अल्टरनेटिंग जनरेटर का।